प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में आप लोगों के साथ सूचनाएं साझा की। आज हम राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। विधायी शक्तियां अर्थात कहने का मतलब ये कि संसद से संबंधित, जबकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग होती हैं। जब संसद से संबंधित कोई बातें होती हैं तो यहाँ एक बात निकल के आती है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किसकी बात करता है? संसद की बात करते हैं। और संसद के कितने सदन? लोकसभा और राज्यसभा। जब बात आ जाती है कि संसद के कितने अंग, तब एक तीसरा मिलता है जिसका नाम है राष्ट्रपति। तो यहां ये मान के चलिए कि इन तीनों को मिलाकर 79 की जो संसद की बात है उसका पूरा का पूरा मकसद पूरा होता है। जब हम बात करें कि जब मकसद पूरा हो गया तो राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां या राष्ट्रपति को कौन सी वो शक्तियां प्राप्त हैं जो संसद में रहते हुए वो इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद की गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो यहाँ आइए हम आगे बढ़ते हैं, संसद की गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति यह कहता है कि संसद का अधिवेशन आहूत करना अनुच्छेद 85(1) संसद का अधिवेशन आहूत करना। संसद का अधिवेशन आहूत करना मतलब संसद के संयुक्त सत्र, लोकसभा का या किसी भी संसद का अधिवेशन, संसद के किसी भी सदन का अधिवेशन के लिए राष्ट्रपति इच्छा जाहिर कर सकता है। कैसे? कि संसद का जो सदन है लोकसभा या संसद के 2 सत्रों के बीच का समय 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक। दूसरी, जो ही नई लोकसभा भी गठित हुई है, लोकसभा के गठित होने के साथ ही नवीन लोकसभा के लिए भी राष्ट्रपति ये कहते हैं कि नवीन लोकसभा का गठन भी किया जाए। तो 85(1) में संसद के 2 सत्रों के बीच का समय कितना होता है? संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से ज्यादा, कितना? 6 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। तो 6 माह पूरे होने से पहले ही राष्ट्रपति कह देते हैं साहब 6 महीने होने जा रहे हैं, अगला सत्र आरंभ किया जाए, एक। दूसरी बात, जब दोनों सत्रों के मध्य 6 माह के बाद की बात आती है तब एक चीज और आती है कि प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद, प्रत्येक साधारण निर्वाचन, अर्थात साधारण निर्वाचन किसका बोलते हैं? लोकसभा। निर्वाचन के बाद किसको बुलाता है? लोकसभा सत्र आहूत करते हैं। उससे पहले लोकसभा में जिसका बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को वो प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर लेते हैं। फिर आरंभ प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र का सत्रावसान, पहले सत्र को बुलाना, सत्र का सत्रावसान करना या दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का समवेत किया जाना भी
राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। अब देखिए आगे, राष्ट्रपति जब इनकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो संसद क्या कहते हैं कि कार्य क्षेत्रों में कार्यपालिका हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यों को सुचारू रूप से लागू करना। तो वो परिस्थितियां और वो व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए उन व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा किया जाता है। अब देखिए, सत्र बुलाना, सत्रावसान, संयुक्त अधिवेशन, किसका? दोनों सदनों का। जब संयुक्त अधिवेशन होता है उसको संबोधित भी करते हैं, अध्यक्षता नहीं करते हैं, अध्यक्षता नहीं करते हैं, बुलाया जाता है, वो संबोधित करते हैं। दोनों की संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसको संबोधित करते हैं, उनकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। और देखिए, अब संयुक्त सत्र में लोकसभा और राज्यसभा, और एक आर्टिकल, क्या राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन या किसी सदन की बात हो तो उसकी कार्यवाही नियम में यह लिखा गया है कि अगर इन दोनों सदनों में या संयुक्त अधिवेशन होगा, क्या उसमें राष्ट्रपति पीठासीन हो सकते हैं? तब देखिए कि संसद की जब कार्यवाही होती है, किसी भी सदन की जब कार्यवाही होती है, तो उसको संचालित करने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के अपने अपने नियम बने हुए। उन नियमों में स्पष्ट लिखा है कि लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 10 और आर्टिकल 118। तो लोकसभा में 11, 10, आर्टिकल 118 राष्ट्रपति के पीठासीन होने की व्याख्या करता है। कि जिस सदन में भी या जहां भी राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति महोदय लोकसभा के नियम 11 और राज्यसभा के नियम 10 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अधीन उस सदन के पीठासीन अधिकारी होंगे। यह बात भारत का संविधान कहता है। अब देखिए आगे, जब अभिभाषण देते हैं, दोनों को संबोधित करते हैं, तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हिंदी में अभिभाषण 1968 में दिया। तो प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले संसद के संयुक्त अधिवेशन में हिंदी में भाषण किस सन में दिया गया? तो आपके सामने स्पष्ट है कि 1968 में संसद में संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति महोदय द्वारा हिंदी में अभिभाषण दिया गया था। अन्यथा क्या होता है, दक्षिण भारत के होने के कारण या उनकी अच्छी इंग्लिश होती है, अच्छी हिंदी भी होती है, उन्हें कहते हैं कि 18 ज्ञानी जैल सिंह को कहते हैं कि 18 भाषाओं का ज्ञान था और विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान था। लेकिन कई बार क्या होता है कि सबको आराम से समझ में, पूरे राष्ट्र को समझ में आने के लिए 1968 में फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति महोदय द्वारा हिंदी में अभिभाषण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक आता है प्रोटेम स्पीकर, मैं इसको मिटा देता हूं, प्रोटेम स्पीकर।
प्रोटेम आर्टिकल 95 जब लोकसभा का सत्र आहूत किया जाता है, यह लीजिए, लोकसभा का, कैसी लोकसभा का? नवीन लोकसभा का। जो नई लोकसभा चुन के आई है, जो आम चुनाव के बाद में जो लोकसभा चुन के आई है, तो उस समय क्या होता है कि उस लोकसभा को संचालित करने के लिए, उसके प्रथम सत्र की कार्रवाई को संचालित करने के लिए सबसे वयोवृद्ध सांसद को, सबसे वयोवृद्ध सांसद को लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है कि आपकी अगुवाई में या आपकी आंखों के सामने हमारी इस नवीन लोकसभा का आप स्थापना कराएं, हमारे सत्र का संचालन कराएं। परंतु उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि लोकसभा का जो वयोवृद्ध सांसद है, ये प्रोटेम का, जब प्रोटेम स्पीकर का पद ग्रहण करेंगे, उससे पहले लोकसभा सदस्य की शपथ जो है वो इनके द्वारा ग्रहण की जाएगी। किसमें? अनुच्छेद 99 में। लोकसभा का सदस्य होने की जो इन्हें शपथ लेनी पड़ती है, उसके बाद ही ये लोकसभा के सदस्य माने जाएंगे। तब जाकर ये प्रोटेम स्पीकर के लिए सबसे वयोवृद्ध सदस्य के रूप में वहां पर जाएंगे और लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करेंगे। तो ये प्रोटेम स्पीकर जो है, ये भी राष्ट्रपति महोदय है। फिर आता है एक धन विधेयक को छोड़कर, साहब किस विधेयक को छोड़कर? धन विधेयक। क्यों छोड़कर? कि वो राष्ट्रपति के समझ के बाहर का है। राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं, उसके बारे में राष्ट्रपति मौन है। हाँ, अपने कुछ निर्देश हो तो वो दे सकता है, पर तो लोकसभा माने या नहीं माने वो उसकी इच्छा पर है। तो धन विधेयक को छोड़कर आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कहने का मतलब, कोई ऐसा प्रश्न जिस पर दोनों सदनों के बीच में स्पष्ट स्थिति नहीं होती है और राष्ट्र के लिए वो अत्यंत है, जैसे 1998 में बिहार बस बजट और बम, तो बजट पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो ये कहने का मतलब कि वहां पर फिर सिर्फ यस और नो नहीं होती, तालियां बजती हैं और कोई जीरे नहीं होती। अर्थात कहने का मतलब राष्ट्रपति महोदय ऐसा चाह रहे। तो सिर्फ 108 में धन विधेयक को छोड़कर बाकी विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति महोदय द्वारा बुलाया जा सकता है। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। अब देखिए, यहां समझिएगा, विधेयक 2 प्रकार के हैं, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक हैं जिनको सरकार
के जो घटक दल हैं या सरकार समर्थित दल हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और गैर सरकारी विधेयक वो विधेयक है जो लोकसभा के किसी भी सदस्य द्वारा या राज्यसभा के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। समस्या क्या है? अगर सरकारी विधेयक पारित नहीं होता है तो सरकार लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देती है, और जब लोकसभा में विश्वास मत खो देती है तो इसके कारण क्या है कि उसे सरकार बनाए रखने का अधिकार नहीं है। और गैर सरकारी विधेयक पारित होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन कुछ विधेयक जो ना सरकारी है ना गैर सरकारी है वो उस पर किसकी प्रस्तुति चाहिए? राष्ट्रपति की। और किस संबंध में? वो है राज्यों के संबंध में, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का नाम परिवर्तन, राज्यों के बारे में इस प्रकार कि नए राज्यों का गठन करना और राज्यों की सीमाओं में हेरफेर करना, ऐसे जो भी विधेयक हैं उन विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और वो कब आती है? वो आर्टिकल 3 के परंतुक में है। क्यों? आर्टिकल 3 केंद्र राज्य संबंध जो है उन संबंधों की व्याख्या जब करता है आर्टिकल 3 तो उसके परंतुक में ऐसा जोड़ा गया है कि राष्ट्र भारत गणराज्य का जो सर्वस्व है उसकी नज़र में वो सही होना चाहिए, वो सटीक होना चाहिए। देखिए इसके बाद में प्रोटेम स्पीकर हो गया। 95 एक की नियुक्ति होती है। लोकसभा का नवीन जब सत्र आरंभ होता है उस समय सबसे वयोवृद्ध सांसद को कब? आर्टिकल 99 में शपथ दिलाने के बाद में उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और धन विधेयक को छोड़कर बाकी विधेयकों पर अगर आपस में विचार मतैक्य हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार रखता है। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, जैसे राज्यों से नवीन, नामकरण, सीमा आदि। तो ये चीजें क्या है? राष्ट्रपति के पास एक धरोहर के रूप में सुरक्षित है कि वो पूरे राष्ट्र का समान रूप से प्रतिनिधित्व कर रहा है। चलिए देखिए आगे बढ़िए। दोनों सदनों द्वारा लोक और राज्य द्वारा पारित विधेयक किसके पास भेजते हैं? राष्ट्रपति के पास। अब एक स्थिति है धन विधेयक की स्थिति में राष्ट्रपति उसको भेजता है 14 दिन में, लेकिन अन्य में क्या करता है? राष्ट्रपति के पास जेबी वीटो और पुनर्विचार। राष्ट्रपति उसे दोबारा भी भेज सकता है कि साहब नहीं, इस पर एक बार आपको अमल करने की जरूरत है। परंतु लोकसभा और राज्य अपने उसी बहुमत से उसे दोबारा पारित कर देती हैं, अर्थात पुनः पारित करने पर राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं। पुनः पारित होने पर राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं, अर्थात भारत में संसद सर्वे सर्वा है। राष्ट्रपति ने भेज दिया और संसद ने पुनः पारित कर दिया तो वह दोबारा पारित अपने आप माना जाएगा, राष्ट्रपति के पास उसे नहीं भेजा जाएगा। इस प्रकार विधायी संबंधी कुछ शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। फिर अनुच्छेद 112(1) बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण 112(1) वार्षिक वित्तीय विवरण
पहले आम बजट और रेल बजट अलग होते थे, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 112(1), आर्टिकल 112(1) में दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाता था। बजट प्रस्तुत करने की इजाजत कौन देता है, राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। अब इसे मिटा दिया जाए। एक नाम आता है संचित निधि, जिसके ऊपर, संचित निधि के ऊपर राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और अन्य खर्चे भारित होते हैं। वेतन, भत्ते और अन्य खर्चे भारित होते हैं। तो हम बात करेंगे अब थोड़ी सी संचित निधि की। संचित निधि वेतन, भत्ते, वेतन और भत्ते किसके, राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते जो है वो भारत की संचित निधि पर है, लेकिन इनके ऊपर संसद में क्या हो सकती है, चर्चा हो सकती है, परंतु क्या नहीं होगा, मतदान नहीं होगा। क्यों कि इन वेतन और भत्तों में मतदान के द्वारा किसी प्रस्ताव को पारित करने की बात नहीं हो सकती, सिर्फ चर्चा हो सकती है। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति जब पद पर है तो उसके वेतन और भत्ते किसी प्रकार से कटौती नहीं की जा सकती, ये संसद के बस में नहीं है। और वेतन और भत्तों से संबंध, वेतन और भत्ते इनसे अलावा भी आर्टिकल 113, अगर वेतन भत्तों से अलावा भी कोई वित्तीय भार की कल्पना हो की प्राकल्पना हो तो क्या होता है, लोकसभा प्रस्ताव रख सकती है। सुना होगा ना कि मंत्रियों की चुपचाप, लोकसभा सदस्यों की रातों रात तनख्वाह बढ़ गई, एक सामान्य प्रस्ताव लिया, पेंशन बढ़ गई, भत्ते बढ़ गए। इस प्रकार के प्रस्ताव 113 में वित्तीय भार की प्राकल्पना, अगर किसी वित्तीय भार की आवश्यकता हुई किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, तो लोकसभा आर्टिकल 113 के तहत प्रस्ताव रख सकती है, प्रस्ताव ले सकती है। फिर मनोनीत करने का अधिकार, मनोनीत करने का अधिकार किसको करते हैं, 2 सदस्य लोकसभा। कौन होते हैं, आंग्ल भारतीय। ये संक्रमण की पैदाइश होती है। ये एक का माँ भारतीय होता है तो बाप अंग्रेज होता है, एक का बाप अंग्रेज होता है तो एक की माँ भारतीय। कहने का मतलब कि ये आंग्ल भारतीय, अंग्रेज और भारतीयों की संक्रमित संतानें जिसको कहते हैं, दोनों के संयोग से जो संतानें हुई हैं, उन संतानों की बात हम करते हैं। तो यहां देखिए, फिर राज्यसभा में 12 सदस्य, आर्टिकल 80/3 कला, साहित्य
विज्ञान व अन्य। नाम याद आया होगा सचिन तेंदुलकर का, कि कला में नहीं है, साहित्य में नहीं है, विज्ञान में नहीं है। वो तो एक खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलता है, इसलिए उसे भी राज्यसभा का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। तो उसका वाद भी चला था, आगे हम जब पढ़ेंगे तब। और आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य और 12 सदस्य किसके? कला, साहित्य, विज्ञान में, राष्ट्र में जो विशेष ख्याति नाम है उनके लिए। क्यों? कि राष्ट्र की संस्कृति को भी संरक्षित करने के लिए ऐसे विद्वानों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये बात हम कह रहे हैं। तो यहां पर सीधी सी बात है कि एंग्लो इंडियंस और कला, साहित्य, विज्ञान में ये लोग, उसके बाद में किसी संसद सदस्य, अनुच्छेद 103, संसद सदस्य की निर्योग्यता की राय किससे ली जानी चाहिए? निर्वाचन आयोग से। संसद सदस्य की निर्योग्यता संबंधित राय निर्वाचन आयोग से ली जानी चाहिए और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय उसकी अयोग्यता प्रूव होने पर, प्रूव का मतलब होता है साबित होने पर, उसकी सदस्यता को खत्म करने की कवायद की इजाजत देते हैं। इस प्रकार आगे जब चलते हैं, राष्ट्रपति अनेक संस्थाओं के प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। देखिए, एक नाम सुना होगा आपने, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। और कैग 151(1) में और वित्त आयोग की सिफारिश है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति किसमें करता है? आर्टिकल 148, 148 में राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। लेकिन आर्टिकल 151(1) में इसके आय, लेखे संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाते। तो 151(1) में आय एवं व्यय के जो लेखे जोखे हैं किसके? कैग के, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इस कैग के। और यहां एक 280 में क्या है? वित्त आयोग, प्रत्येक 5 वर्ष पर। और इसकी जो रिपोर्ट है वो किस में जाती है? आर्टिकल 280(1) पर वित्त आयोग की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करवाता है? राष्ट्रपति के कहने पर वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तो राष्ट्रपति को एक शक्ति मिली हुई है आर्टिकल 77(3) में, भारत सरकार के कार्यों को, क्योंकि कार्यपालिका प्रमुख होने के कारण कार्यपालिका का काम क्या है? कानूनों को लागू करना। और कानूनों को लागू करते समय जो दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का निराकरण करने के लिए 77(3) में राष्ट्रपति को नियम बनाने की ताकत दी है, नियम बनाने की शक्ति प्रदान की है।
ये लो सर नियम। तो 77(3) में कहने का मतलब 78 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं, लेकिन उससे पहले 77(3) में भारत सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। बनवाएंगे किसके थ्रू? प्रधानमंत्री के थ्रू ही अपने कार्यों का संपादन करवाएंगे। उसके बाद में संयुक्त सम्मेलन 118(3) क्या है? संयुक्त सम्मेलन किसका? दोनों सदनों का। संयुक्त सम्मेलन तथा संचार नियम बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति महोदय को। तो संयुक्त सम्मेलन बुलाने तथा आपस में एक दूसरे के पास सूचनाओं का संचार या संप्रेषण करने के अधिकार बनाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति महोदय के पास है। इस प्रकार वित्त आयोग की रिपोर्ट 118(3) में संयुक्त सम्मेलन उसके बाद यूपीएससी के परामर्श से यूपीएससी संयुक्त लोक सेवा आयोग, यूपीएससी संयुक्त लोक सेवा आयोग के परामर्श से न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है। और देखिए साहब, तो यूपीएससी जो विभिन्न प्रकार के इंटरव्यूज देती है, परीक्षाओं का आयोजन करवाती है, उन सब की बातें यहां पर की गई। अब एक बहुत बड़ी बात आती है जो राष्ट्रपति के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत होना चाहती है अपने आप, और हम उसका अनदेखी नहीं कर सकते ये पढ़ाते वक्त, और वो है 1, 2, 3 आर्टिकल 1, 2, 3। और 1, 2, 3 की जब बात करेंगे हम, तो 1, 2, 3 में एक 123 अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये लो सर, अध्यादेश करने की शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यहां यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं हो रहा है या संसद का सत्र अस्तित्व में नहीं है, क्या संसद अस्तित्व में नहीं है, नहीं है, और राष्ट्र किसी गंभीर संकट या किसी ऐसे नियम के वशीभूत आवश्यकता हो गई राष्ट्र को, तब राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा वो एक ऑर्डिनेंस जारी करता है जो विधायक का काम करता है, जो विधेयक का काम करता है, जो कानून का काम करता है। और इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को और मिलता है। और ये देख के चलिए कि उस अधिनियम में भी उस समय उसकी सेक्शन 42 सेक्शन 42 जो है वो महत्वपूर्ण छाप छोड़ता। अब देखिए कब नहीं होता, संसद अस्तित्व में नहीं है। और प्रिय विद्यार्थियों, कई बार ये होता है कि एक समय में इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है।
एक समय में इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया और कई शिक्षक और कई विद्यार्थी इस मैथमेटिकल क्वेश्चंस को भी सही से नहीं कर पाते हैं और उस समय दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, कसक होती है, टीस होती है कि पॉलिटिकल साइंस के वो विद्यार्थी जो यहाँ आज इन संस्थानों में पढ़ा रहे हैं उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज जो इस कक्षा में है, जो मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट हैं, वो इसको देखिएगा। देखिए, आज है 18 जून और आज शाम 5 बजे सत्र समाप्त। रात 8 बजे याद आया कुछ? आज मध्य रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट, टेंडर नोट साहब, ये आज आपको अध्यादेश जारी कर दिया। कब? 18 जून को। अब अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कि संसद के 2 सत्रों में 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता। तो 6 माह तो हो सकता है, लेकिन उससे अधिक का समय नहीं हो सकता। तो यहां से साहब 18 जून से आप प्लस कर दो 6 मंथ, अर्थात 180 दिन। ठीक है। अब क्या कहते हैं? संसद के अस्तित्व में आने पर 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह का मतलब 6 गुणा 7 बराबर 42 हो गए कितने? 222 दिन तक बिना किसी स्वीकृति के ये रह सकता है। और साहब इस 42वें दिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, इस अध्यादेश को खारिज कर दिया गया। अब देखिए 222 कितने दिन रहा? बट्टा 30, 7 21, 210, 7 सही 12 बट्टा 30, लगभग 7 महीने 12 दिन। ये 7 महीने 12 दिन जो है, ये आपका CORRECT करेक्ट सटीक उत्तर है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि एक समय में अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक रह सकता है। वो ये है कि संसद के खत्म होने पर या संसद अस्तित्व में नहीं होने पर नवीन, तो 18 जून को सत्र खत्म हुआ है 5 बजे, रात को 8 बजे लगा दिया, कितने दिन? 6 महीने। फिर संसद के अस्तित्व में आने से 42 दिन तक, यानी 7 सप्ताह 6 सप्ताह तक जारी रह सकता है। क्यों? कि उसके पास अधिकार है कि 6 सप्ताह तक आप उस पर बोलेंगे नहीं। फिर देखिए साहब, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन को नहीं कर सकता। कितने में? अध्यादेश मूल अधिकारों का, किसका? का हनन नहीं कर सकता। तो कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है जब संसद अस्तित्व में नहीं है या लोकसभा अस्तित्व में नहीं है, कर दिया साहब, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो अनुच्छेद 13 क के तहत मौलिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डालने वाला नहीं होगा या मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला नहीं होगा, मौलिक अधिकारों को कम करने वाला नहीं होगा, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने वाला किसी भी सूरत में अध्यादेश नहीं हो सकता। तो 123 का अध्यादेश इस प्रकार की व्यवस्था करता है। उसके बाद वीटो,
विटो शक्ति। और कौन सी विटो शक्ति है? जेबी निषेधाधिकार। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि लोकसभा या राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के लिए उनके पास जाता है प्रस्ताव के रूप में। तो राष्ट्रपति महोदय के पास 14 दिन तक उस प्रस्ताव को रोकने के लिए समय है। लेकिन उन 14 दिन में अगर किसी भी सदन यानी लोकसभा का अगर सत्र का समापन होने वाला है तो वो उसको जेब में रख के भूल जाते हैं, साइन करते नहीं है। समय से पहले सत्रावसान होता है और वो विधेयक जेब में पड़ा रहता है, और जेब में पड़े रहने के कारण साहब वो अपने आप निरस्त मान लिया जाता है। नया सत्र जब आता है तो नए सत्र में नई व्यवस्थाओं की बात की जाएगी, या फिर संसद का अवसान होने वाला है, लोकसभा का विघटन होने वाला है। ऐसी स्थिति में ये जेबी निषेधाधिकार प्राप्त उन्हें अर्थात कहने का जेब में रखकर राष्ट्रपति आराम से बैठ जाता है कि हाँ इतने दिन तक मेरे को कोई व्यक्ति परेशान नहीं करेगा कि साहब आपके पास ऐसा कुछ है। तो इतनी जब विधायी शक्तियों की अपन ने बात की तो कुछ राज्यों के संबंध में भी राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए राज्यपाल उन्हें प्रतिवेदन भेजता है, और इस प्रकार राष्ट्रपति की हमने विधायी शक्तियों के बारे में सामान्य सी चर्चाएं आप लोगों के साथ में साझा की हैं। आपको अच्छी लगे तो YouTube चैनल है, इसे और आगे बढ़ाइए। और 24 जून से हमारी कोशिश ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है अभी कि हम लोग वो तमाम प्रकृति के सामने हमारे जो प्रयास और स्रोत हैं वो इस तरह डगमगा रहे हैं गर्मी में कि कई मशीनरी हैं वो जवाब दे जाती हैं, हीट हो जाती हैं, प्रॉपर वीडियोस नहीं चल पाते हैं, गुरुदेव लोग गाँव से आ नहीं पाते हैं गर्मी के चलते। तो हम 24 जून से आप लोगों के साथ डॉक्टर आनंद क्लासेस गूगल ऐप पर लाइव क्लास, लाइव प्रसारण आपके साथ जुड़ेंगे। आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए डॉक्टर आनंद क्लासेज को, और उसके बाद हम सीधे संवाद भी कई पृष्ठभूमि में आप लोगों के साथ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।